बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 4 मुलाहिज़ा फरमाएं। यह अज़ियत पसंदी ही की एक शक्ल थी। ऐसा क्यों था? इस सवाल के जवाब में कुएं वाला वाक़या शानी के ज़हन में ताज़ा हो जाता था, लेकिन फ़ाखिर ने खुद कहा था कि इस वाक़े की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तो क्या फिर कोई और वाक़या था? वो क्या वाक़या हो सकता था? क्या मेहर जी का भी इस वाक़े से कोई ताल्लुक था? फ़ाखिर ने शानी से वादा किया था कि वो अगले हफ्ते खुद उसे रंग वाली छोड़ आएगा। अगला हफ्ता आ गया और शानी मुंतज़िर थी कि उसका शोहर बैग के जाने के बारे में उससे कुछ कहे। हफ्ते की शाम को वो बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर थी। उसे तवक्को थी कि शायद कल एतवार के रोज़ वो रंग वाली का रुख करेंगे, लेकिन रात 8 बजे के करीब शदीद बारिश शुरू हो गई जो सारी रात जारी रही। नशेबी जगहों पर पानी खड़ा हो गया। बहरहाल अगर फ़ाखिर चाहता तो इस मौसम में भी सफ़र किया जा सकता था। उसके पास हर मौसम में इस्तेमाल किए जाने वाली गाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन वो तो शायद खुद ही किसी बहाने का मुंतज़िर था। उसने शानी से कह दिया कि इस हफ्ते वो रंग वाली नहीं जा सकेंगे। शानी को मायूसी तो हुई, तन्हाई में 2-4 आंसू भी आंखों से निकले, ताम उसने खुद को जल्द ही संभाल लिया। वो समझ गई थी कि उसको ऐसे दचके वक्तन फवक्तन बर्दाश्त करना ही पड़ेंगे। अगले रोज शाम को फ़ाखिर ने उससे कहा, जाओ दादा के पास से हुआ हो, आज बाबू भी घर में नहीं है। दरअसल ये मामूल था कि रात सोने से बिस्तर बाबू या बाबू का बड़ा बेटा नदीम दादा की टांगे दबाते थे। शानी जानती थी कि वो भी बहुत जल्द इस मामूल में शामिल होने वाली है। फिलहाल शायद 2 ब्याता होने की वजह से उसकी मुस्तकिल ड्यूटी नहीं लगाई गई। वो शोर की हिदायत पर दादा सुसर के कमरे में पहुंच गई। एक मुलाजिम पहले ही मुट्ठी चापी में मसरूफ था। शानी को देखती वो उठ खड़ा हुआ और सर झुकाकर बाहर निकल गया। शानी की नत्थों में नागवार सी सांसों की वही जानी पहचानी बास टकराई और उसका दिल मालिश करने लगा। मेहर जी गाँव तकिए के सारे नीम दराज थे। मुनक्कश शुक्के की तवील लैद नाली का आखिरी हिस्सा उनके सीने पर धरा था। टांगों से ऊपर तक सफेद चादर खींची नजर आती थी। बालाई जिस्म पर व्हील का कुर्ता था जिसमें से बोसीदा सांवले गोश्त की झलक नजर आती थी। लिशकारे मारती हुई इकलौती आंख की चुभन से नजर चुराकर शानी पाइंती की तरफ बैठ गई और सर झुकाकर टांगे दबाने लगी। पीली पीला गोश्त हाथों में आया तो दिल घबराने लगा। वो जानती थी कि दिन का बेशतर हिस्सा इस तरह गुजरता है कि कोई ना कोई मुलाजिम मेहर जी की मुट्ठी चापी करता रहता है। यूं लगता था कि मेहर जी के बूढ़े जिस्म को मुट्ठी चापी और मालिश का नशा लग गया है। वो खामोशी से दबाती रही और इस बात की मुंतजिर रही कि अभी कुछ देर में मेहर जी उसे हाथ रोकने के लिए कह दे, मगर वो तो जैसे बस का लफ्ज मुंह से निकालना भूल गए थे। शानी दबाती रही, उसकी नाजुक कलाइयां दुखने लगी। नागवार बास के सबब सांसों की घुटन बढ़ती जा रही थी। आज तो बाबू भी घर में नहीं थी। पिछली दफा उसने आकर शानी को इस कैदे बामुशक्कत से रिहाई दिलाई थी। एक दफा हिम्मत करके शानी ने चोर नजरों से मेहर जी का चेहरा देखा। उनकी नाकारा आंख बिल्कुल बंद थी, जबकि कारआमद आंख नीम वा थी। गुनूदगी में होने के बावजूद ये आंख शानी की तरफ ही देख रही थी। कुछ ऐसी कैफियत थी उस आंख में कि शानी जुरजुरी सी लेकर रह गई। मेहर जी की पिंडलियां दबा दबा कर अब उसकी उंगलियों में ताकत नहीं रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो उठकर चली जाए, लेकिन फिर मेहर जी का बेपनाह तैश और वसीलापन ज़ेहन में आ गया। वो अपने काम में जुटी रही। कुछ देर बाद मेहर जी के होंठों से एक सरसराती गुसीली आवाज निकली। उसके साथ ही उन्होंने टांगों को बेचैनी से जुम्बश दी। मतलब यही था कि वो ठीक से नहीं दबा रही। शानी फिर रही सही कुव्वत जमा करके पीले पीले बास को सुकून पहुंचाने की कोशिश करती रही। इसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। पता नहीं कितनी देर इस सदाब में गुजर गई। तब अचानक शानी के कानों में बेहुदा खराटों की मदम आवाज गूंजी। इसने चोर नजरों से देखा, इसका दादा सुसर सो रहा था। उसका आधा चेहरा जो मफलूई था मजीद बदनुमा नजर आने लगा था। जिल पर अजीब से दब्बे और अध खुले हुए होंठों से रार बह रही थी। वो ओले से उठी और बाहर निकल आई। नारपुर से तकरीबन 10 मील के फासले पर बाबू मकबूल का महका था। उस गांव का नाम पारके था। देहात में बाहर की आमद पर अक्सर मेले ठेले होते हैं। पारके में भी एक मेला लगा हुआ था। बुध का एक दिन औरतों का दिन था। बाबू और उसके दोनों बच्चे मेले में जाने के लिए कई दिन से प्रोग्राम बना रहे थे। उन्हें मंगल की दोपहर चले जाना था। बुध को मेला देखकर जुमेरात की सपहर को वापस आना था। नदीम और मुन्ना बजीद थे कि शानी को भी अपने साथ लेकर जाएं। बाबू ने मेले की और अपने गांव की इतनी तारीफें की थी कि शानी के दिल में इश्तियाक पैदा हो गया था। बाबू ने मुनासिब मौका देकर फाखिर से शानी के लिए इजाजत ले ली थी। अब शानी भी 2 दिन के लिए उनके साथ जा रही थी। इसके दिल में एक उम्मीद ये भी थी कि शायद इसके गांव रंग वाली से भी मेले में कुछ लोग आए। हो सकता है कि चच्चा रईस या चच्चा मुश्ताक की फैमिली में से कोई आ जाए। लगता था कि अपनों की सूरत देख के उससे महीनों गुजर गए हैं। मंगल की सुबह शानी जाने की तैयारी कर रही थी। इसने छोटा सा अटैची तैयार कर लिया था। फाखिर नाश्ता कर चुका था, अब अपने जरी फार्म पर जाने के लिए पर तोल रहा था। अचानक उसकी नजर शानी के अटैची पर पड़ी। ये क्या है? उसने अपने मखसूस बारी बरकम लहजे में कहा, मेरा सामान है, बाबू के साथ जाने के लिए रखा है। बाबू के साथ? कहाँ?
उनके गाँव आपसे पूछा तो था। नहीं नहीं, आज नहीं जा सकती हो तुम। लाहौर से मेरा एक दोस्त और उसकी बीवी आ रही है, हो सकता है शाम से पहले पहुंच जाएं। शानी सन्नाटे में रह गई, फिर हिम्मत करके बोली, लेकिन बड़ी बदमज़गी, सब तैयार हैं। नदीम और मुन्ना तो सुबह सवेरे मुझे जगाने आ गए थे और वो मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। उनका दिल बड़ा बुरा होगा। फाखर का चेहरा एकदम खून के दबाव से तारीक हो गया। अपने लहजे पर हत्तल इम्कान काबू पाते हुए बोला, तुम्हें नदीम और मुन्ने का ख्याल है, लेकिन उनका ख्याल नहीं, जो सिर्फ हमसे मिलने के लिए लाहौर से आ रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन कुछ नहीं। फाखिर पुनकारा, अगर मेरी इजाजत से जाना चाहती हो तो फिर मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। वो पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। शानी बेदम होकर सोफे पर बैठ गई। उस शाम वो बेहद अफसुर्दा थी। नदीम और मुन्ना तकरीबन रोते हुए पार के गए थे। बाबू भी दिल गिरफ्तार थी और सारा प्रोग्राम धरा रह गया। अगर फाखर घर में होता तो शायद बाबू उसकी मिन्नत करके उसे मनाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो शानी को हुक्म सुनाते ही जीप में बैठकर फार्म पर चला गया था। यकीनन उसे भी मालूम था कि बाबू उसका फैसला बदलने की कोशिश करेगी। शानी को ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वो मेहमान भी नहीं आए थे जिनके इस्तकबाल के लिए फाखर ने शानी को जाने से रोका था। बहरजी के खास मुलाजम अकबर ने बताया था कि चौधरी फाखर के मुताबिक लाहौर से आने वाले मेहमान आज नहीं आ रहे हैं। अब शानी को पता नहीं था कि इन मेहमानों को वाकई आना भी था या नहीं। हो सकता है कि ये बात भी फाखर ने ऐसे ही कह दी हो। इससे पहले भी शानी को मैके जाने से रोकने के लिए उसने बहरजी के हॉस्पिटल जाने का बहाना बनाया था। नदीम और मुन्ना के रोते हुए चेहरे बार बार उसकी निगाहों में आ रहे थे और वह अफसुर्दा तर हो रही थी। जो अटैची केस उसने पार ले जाने के लिए बड़े शौक से तैयार किया था वो उसी तरह बंद पड़ा था। वो अटैची केस खोलकर कपड़े अलमारी में लटकाने लगी। इसी दौरान में फाखर के कदमों की भारी चाप सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी गीली आंखें पूंछ ली। फाखर कमरे में दाखिल हुआ। आज वो कदरे खुशगवार मूड में लगता था। उसे मेहमानों के दाने के बारे में कोई वजाहत करना जरूरी ना समझी। उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने सोफे पर फेंक दिया और बिस्तर पर नींद दराज हो गया। शानी ने चेहरे पर हत्तल इम्कान बशाशत पैदा की और बोली, चाय पियेंगे? नहीं, अभी दादा के पास से पी कर आया हूँ। कपड़े बदलेंगे? मैं तो नहीं बदलूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो बदल सकती हो। मैं समझी नहीं। उसी की तरफ देख रहा था। कदरे बेजारी से बोला, ये क्या हर वक्त शलवार कमीज पहने रहती हो? ये देखो, मैंने लाहौर से साड़ी मंगवाई है तुम्हारे लिए, जबरदस्त रंग है। शानी के दिल पर चोट सी लगी, लेकिन उसने तकलीफ का असर चेहरे पर नहीं आने दिया। इसने अपने मैके की शलवार कमीज पहन रखी थी। इससे पहले भी एक दो मौके पर जब इसने मैके के कपड़े पहन रखे थे, फाखर ने ऐसे ही नाक भून चढ़ाई थी। उसने खामोशी से साड़ी का डब्बा उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। बहुत अच्छी है, उसने कहा। पहनूं तो फिर पता चलेगा कि कितनी अच्छी है, फाखर संजीदगी से बोला। वो साड़ी लेकर दूसरे कमरे में चली गई और फिर पहन कर आ गई। फाखर की तेज पुरहरारत नजरें उसके सरापा से लिपटने लगी। यूं लगता था कि उसके जिस्म का हर हिस्सा उसकी निगाहों की जद में है। अगर किसी हिस्से पर फाखर की निगाहें नहीं पड़ रही थी तो वो उसकी आंखें थी, रोई रोई सी सुर्ख आंखें। कुछ देर बाद फाखर ने भी कपड़े बदल लिए और बोला, चलो आओ छत पर टहलते हैं। वो छत पर चले आए। मुंडीर के ऊपर से शानी की निगाह नीचे फुलवारी पर पड़ी। वही पूरी रात फुलवारी जहां मैर जी के सिवा कोई नहीं जाता था। वो व्हील चेयर पर बैठे थे और फुलवारी में मौजूद थे, लेकिन आज वो अकेले नहीं थे। आज तो उनके साथ उनका पहलवान नुमा मुलाजम अकबरे भी मौजूद था। अकबरे को शानी ने दारपुर आने के बाद 2 रोज बाद ही पहचान लिया था कि वो ये गुसीला शख्स था जिसने इस मौके पर शानी पर राइफल तानने की कोशिश की थी। उस वाक़े को 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन शानी को सब याद था। शानी ने छत पर से देखा, अकबरा कोई चीज जमीन में दबा रहा था। यूं लगता था कि वो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े हों। शानी की बस एक निगाह उस मंजिल पर पड़ी, फिर उसने ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। आज की रात फाखिर का मूड वैसा ही था जैसा उनके मिलन की पहली रात को था। शानी के दिल का मौसम भी वही था जो मिलन की पहली रात को था। वो उदास थी, खुद को बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। इसे यूं महसूस होता था कि एक बावफा बीवी की हैसियत से इसके पास फाखिर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों होता था? फाखिर उस पर मेहरबान होने के लिए ऐसा वक्त क्यों मुंतखब करता था जब वो किसी मेहरबान की मुतहम्मिल नहीं होती थी? हाँ, ये वैसी ही रात थी और इस रात वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था। इसकी रूह ने इसके जिस्म का जरा सा साथ भी नहीं दिया। इसके मासूम दिल में मोहब्बत की कोई कली नहीं खिली। इसके चेहरे से गर्म नागवार सांसें टकराई। इसके रुखसारों पर कांटे चुभे। वो रोंदी गई, बसरी गई और खुद से दूर खड़ी ये सब होते देखती रही। सुबह जब उसने लहीम शहीम बालों भरे फाखिर को अपने पैरों में बहवे ख्वाब देखा तो इसके दिल में मोहब्बत की बजाय कराहत जागी। इसका सांस सीने में फिर से घुटने लगा। इस डर से कि ये कराहत मजीद ना बढ़ जाए, इसने जल्दी से मुंह फेर लिया। 9-10 बजे के करीब जब फाखिर तैयार होकर फार्म पर जाने के लिए निकला तो वो बहुत हशाश बशाश था। उसके चेहरे पर फातिहाना सी चमक थी। पता नहीं इस चमक को देखकर शानी को क्यों एहसास होता था कि इसके ससुराल और इसके बैके के दरमियान कोई पुराना ताल्लुक मौजूद है, पुराना और ना खुशगवार। शानी को रंगवाली से अपनी रुखसती के लम्हे याद थे।
उन लम्हों में अब्बा जी कुछ ज्यादा ही अफसुर्दा और दुखी नजर आए थे। शानी को यूं लगा था कि यह दुख सिर्फ उसकी रुखसती का नहीं है, बात इसके अलावा भी कुछ है। वो अब्बा जी से पूछना चाहती थी शायद ये बाली परेशानी का कोई मसला था या इसके अलावा कोई बात थी, लेकिन अब तक पूछने का कोई मौका ही नहीं मिला था और पता नहीं कब तक नहीं मिलना था। इसे अपने मैके से रुखसत हुए अब 12 दिन होने को आए थे। इसे यकीन था कि वहाँ रंगवाली में सब बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे होंगे। अब्बा जी, फूफी, आमना हर रोज ड्योढ़ी में खड़े होकर हवेली को आने वाली राह देखते होंगे। वो खुद भी तो किसी बेकरार परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी, मगर अभी फौरी तौर पर आज़ादी की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। शाम तक शानी की तबीयत फिर खराब होगी। इसे हल्का सा बुखार भी हो गया था। यूं लगता था कि इसके अंदर बहुत टूट फूट हुई है। ये टूट फूट जिस्म से ज्यादा रूह की थी। इसे लाहौर में देखा हुआ एक वाकया याद आ रहा था। एक मरतबा वो अपनी मरहूमा माँ और अब्बा जी के साथ शाही कला और मीनारे पाकिस्तान देखने लाहौर गई थी। वो लोग शाम के वक्त अनारकली भी गए थे। कराकरी की एक खूबसूरत दुकान पर अचानक एक बिखरा हुआ बैल गुस्सा आया था। 1 मिनट के अंदर अंदर उसने शानदार दुकान का हुलिया बिगाड़ दिया था। शानी खुद को उस दुकान की तरह महसूस कर रही थी। सारी रात वो बुखार में फनकती रही। अगले रोज बाबू, मकबूल और बच्चे वापस आ गए। वो बाबू के साथ ऊपर वाले कमरे में चली गई। मौसम गर्म होता जा रहा था और ऊपर वाला कमरा ज्यादा खवादार और रोशन था। वो एक रात बाबू और बच्चों के साथ रही। इसकी तबीयत थोड़ी सी संभल गई। वो भी मजीद ऊपर वाले कमरे में रहना चाहती थी। बच्चों का इसरार भी यही था, लेकिन बाबू कुछ खाइफ नजर आती थी। वो जानती थी कि फाखर इस बात पर खफा होगा। उसका मूड पहले ही अच्छा नहीं था। दोपहर को शानी के लंबे रेशमी बालों में कंघी करते हुए वो बोली, शानी, मेरा ख्याल है कि तुम कुछ दिन के लिए रंग वाली चली जाओ, लेकिन वो लेकर जाए तो जाऊं ना। अगर वो नहीं जा सकता तो मैं और चाचा रशीद तुम्हें छोड़ आएंगे। चाचा रशीद को तो जानती हो ना तुम, हवेली का पुराना मुंशी है, लेकिन वो इजाजत देंगे? मैं भी पूछ लेती हूँ उससे। मेरा ख्याल है कि वो फार्म से आ गया है। बाबू उसके बाल समेटते हुए बोली। कुछ ही देर बाद बाबू नीचे चली गई। मुन्ना शानी की गोद में ऊँग रहा था और वो उसे थपकती रही और सोचती रही शायद उसका चंद दिन के लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर था, बल्कि ये बहुत जरूरी था। शानी को अपने दिल में उमड़ती हुई कराहत और घुटन से डर आ रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा था। खास तौर से इस दूसरी चुप के बाद तो वो अपने आप को बिल्कुल खाली और बंजर महसूस करने लगी थी। वो ऐसी हो गई थी जैसा एक बीवी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और वो इस बात पर शर्मिंदा भी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ भूल भाल कर बड़ी नेक नीति से अपना घर बसाने आई थी, लेकिन ये घर था कि इससे दूर होता चला जा रहा था। बाबू की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। उसकी सूरत देखकर ही शानी को अंदाजा हो गया कि वो नाकाम लौटी है। बाबू ने बेदिली से सोफे पर बैठते हुए कहा, वो कहता है कि मैं खुद ही उसे छोड़ कर आऊंगा, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है। फुर्सत कब होगी? कहता है कि गंदम की कटाई सर पर है, 5-6 दिन तो बहुत मसरूफ होंगे, उसके बाद कोई वक्त निकालता हूँ। मुझे तो लगता है कि टाल रहे हैं। नहीं शानी, इस वक्त वाकई काम सर पर चढ़ा हुआ है। इसने जाना जरूर है, शायद तुम्हारे अब्बा जी और चाचा जी से कोई कारोबारी बात भी करनी है। बाबू देर तक शानी के पास बैठी बातें करती रही। वो इसे घरेलू जिंदगी के हवाले से समझाने बुझाने की कोशिश करती रही थी। अपनी मिसालें दे देकर बता रही थी कि इसने शादी के बाद शुरू के दिनों में अपने मसले मसाइल पर किस तरह काबू पाया था। बातों बातों में शानी का ध्यान परसों रात वाले वाक़े की तरफ चला गया। शाम के बाद वो फाखर की पसंदीदा साड़ी पहनकर छत पर फाखर के हमरा चहल कदमी कर रही थी, तो उसका ध्यान नीचे बैर जी की फुलवारी की तरफ चला गया था। उसे यूं लगा था कि बैर जी का मुलाजिम खास अकबरा जमीन में कोई गोश्त किस्म की शय दबा रहा है। बैर जी भी व्हील चेयर पर पास ही मौजूद थे। शानी ने इस बारे में बाबू से पूछा तो वो एक गहरी और बोझल सांस लेकर रह गई। जरा तवक्कुफ से बोली, बंदा जब इतनी उम्र का हो जाए तो उसकी अकल की बात का बस अल्लाह ही हाफिज होता है। बैर की उम्र भी 100 साल से ज्यादा है। इसकी कई बातें तो किसी की समझ में नहीं आती, और तो और इसके बेटे भी सर पकड़ कर रह जाते होंगे। पिछले 20-30 साल से ये सन्यास के चक्कर में पड़ा हुआ है। कभी सपेरे इसके पास आकर बैठते हैं, कभी जड़ी बूटियों वाले चले आते हैं। तुम्हें ये सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि ये फुलवारी में सांप उगाता है। सांप उगाता है? शानी ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर पूछा। हाँ, कहीं किसी को बताना नहीं। जो कुछ मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा मतलब है कि मेरा नाम नहीं लेना। कुछ दिन बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाना है, फिर जिससे मर्जी कह देना। ठीक है बाबू, नहीं कहूंगी, लेकिन सांप उगाने से तुम्हारा क्या मतलब है? सांप दरअसल एक छोटे से बूटे का नाम है। इसके पत्ते फनिए सांप के फन जैसे होते हैं। छोटे छोटे लाल फूल भी लगते हैं इसमें। तू फुलवारी के पास से गुजरेगी तो तुझे ये लाल फूलों वाला बूटा नजर आएगा। इसे पंजाबी में सप गंदल भी कहा जाता है। ये पौधा बहुत कम मिलता है। कहते हैं कि इसे पालना हो तो इसकी जड़ों में खाद की जगह मुर्दा सांप डालना पड़ता है, और पानी के साथ साथ इसे खून भी देना पड़ता है। इस पौधे से क्या होता है? शानी ने पूछा। असल बात तो ऊपर वाला ही जानता है। कहते हैं अगर किसी को असल सप गंदल मिल जाए और वो इसे इस्तेमाल करता रहे तो उसकी उम्र बड़ी लंबी हो जाती है। तो महर जी इस पौधे को इस्तेमाल करते हैं?
सुना है कि इस पौधे के चंद खास पत्ते इस्तेमाल करने वाले होते हैं। बैर इन पत्तों को जमा करता है, फिर इनसे कोई माजून वगैरह बनवाता है। ये इतनी कड़वी होती है कि डंगर को खिला दो तो वह जमीन पर लेटने लगे। लेकिन बैर बिल्कुल वक्री टाइप का शख्स है। जो बंदा सांप का लहू और सांप के पत्ते का पानी पी जाए और सांप का गोश्त खा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब है? शानी ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। हाँ शानी, मैंने अपनी अखियों से देखा है उसे सांप के लहू में सांप के पत्ते का पानी मिलाकर पीते हुए। शानी का दिल खराब होने लगा। इसने अपनी उबकाई बमुश्किल रोकी। वो दोनों कमरे में बैठी थी। अचानक शानी की नजर खिड़की से गुजरकर नीचे हवेली के मेन गेट की तरफ चली गई। वो बुरी तरह चौंक गई। उसे नीले डोरिये वाली एक सफेद पगड़ी नजर आई। ऐसी पगड़ी रंग वाली के जामे मस्जिद के इमाम हाजी मासूम ही पहनते थे। हाजी मासूम शानी के दूर के रिश्तेदार भी थे। वो इन्हें ताया कहकर बुलाती थी। इसे लगा कि ये ताया ही हैं। चंद लम्हे बाद इसकी पूरी तस्दीक भी हो गई। जब वो तांगे में बैठने के बाद मुड़े तो उनका चेहरा शानी के सामने आ गया। वो ताया मासूम ही थे और जा भी रहे थे इससे मिले बगैर। शानी के जी में आई कि वो खिड़की से उन्हें पुकारना शुरू कर दे, लेकिन फासला ज्यादा था। कुछ ही देर में वो नजरों से ओझल हो गए। कौन था ये? बाबू ने पूछा। शानी ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। बाबू भी हैरान हुई कि फाखिर ने इसके बारे में शानी को क्यों नहीं बताया। शानी देर तक सोचती रही कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि ताया मासूम इससे मिले बगैर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाखिर ने उन्हें इससे मिलने ही ना दिया हो। कुछ बईदस ग्यास भी नहीं था। वो क्यों आए थे? कोई पैगाम लाए थे या कोई और बात थी? वो ख्यालों के गोरख धंधे में खोई रही और फिर नीचे चली गई। सब गंदल वाली बात वहीं की वहीं रह गई। फाखिर बेडरूम के साथ वाले कमरे में मौजूद था। इसने 2 रजिस्टर खोल रखे थे और हिसाब किताब में गुम नजर आता था। मुंशी रशीदा काम में इसका साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मुंशी रशीदा उठकर चला गया। शानी फाखिर के इर्द गिर्द घूमती रही। पहले उसे चाय दी, फिर उसकी हिदायत पर सिगरेट की डिबिया और लाइटर वगैरह बेडरूम से लेकर आई। फिर कमरे में इधर उधर सामान तरतीब से रखती रही। वो चाहती थी कि फाखिर से खुद ही ताया मासूम के बारे में बात करे, लेकिन वो तो जैसे इस बात को भूल ही गया था। इसने 2-4 इधर उधर की बातें की, लेकिन ताया के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। शानी को अंदाजा हुआ कि वो इससे ताया वाली बात छुपाना चाहता है। उसके टूटे हुए दिल के अंदर कुछ और भी टूट फूट किया। दुख और गुस्से की एक बुलंद लहर इसके अंदर से उठी, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई। रात गए जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे, शानी ने ठहरे हुए लहजे में शोहर से पूछा, आज कोई रंग वाली से आया था आपके पास? फाखिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर जरा खुश्क लहजे में बोला, किसकी बात कर रही हो? ताया मासूम की मैंने उन्हें हवेली के फाटक से निकलते देखा था। अगर मालूम ही है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? फाखिर एकदम भड़क गया। वो मुझसे मिले बगैर चले गए। मुझे उनसे मिलाना तो दूर की बात, आपने मुझे उनके बारे में बताया तक नहीं। कोई खास बात नहीं थी कि मैं तुम्हें उनसे मिला था। मैंने कह दिया कि वो बीमार है, आराम कर रही है। शानी चलने में शोर की आंखों में देखती रही, फिर दबे लहजे में बोली, क्या वो ये पूछने आए थे कि मैं रंग वाली कब आ रही हूँ? हाँ, यही पूछने आया था। फाखिर बुलंद आवाज में बोला, और मैंने कह दिया है उनसे कि मुझ पर अपनी मर्जी ठोंसने की कोशिश ना करें वो लोग। मुझे जब आना होगा खुद लेकर आ जाऊंगा। मेरा दिमाग चाटने और बगस खाने की कोई जरूरत नहीं है सर। लेकिन और तुम भी कान खोल कर सुन लो। फाखिर धारता चला गया। मैं भी तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा। मैं अपने टेंटे में फंसा हुआ हूँ। इससे निकलूंगा तो तुम्हारी सवारी छोड़ कर आऊंगा तुम्हारे अब्बा जी के पास। अभी जाने की बात खोपड़ी से निकाल दो। शानी सुन खड़ी थी। शायद इस वक्त उसे काटा जाता तो जिस्म से लहू का कतरा भी ना निकलता। फाखिर गरज कर बोला, जाओ अब काम करो अपना। शानी खुद को संभालती हुई बाहर निकल गई। सुबह उसे पता चला कि फाखिर मुंह अंधेरे अपने 2 दोस्तों और एक वकील के साथ लाहौर चला गया है। लाहौर से उन्हें इस्लामाबाद जाना था। इसका अटैची केस पहले से तैयार पड़ा था, वो साथ ले गया था। शानी ने इस बारे में मुंशी रशीद से पूछा। हवेली के अक्सर लोगों की तरह मुंशी रशीद भी चंद ही दिनों में शानी का गर्विदा हो गया था। उसे बेटी भी कहता था और उसका अदब भी करता था। मुंशी की बीवी भी हवेली में मुलाजिम थी। वो भी आते जाते शानी की बलाएं लेती थी और पोतों फलने की दुआएं देती थी। हालांकि शानी लोगों को कुछ देती नहीं थी, बस मीठा बोल देती थी और हमदर्दी की नजर से देखती थी। उसकी यह अदा हवेली के हर मुलाजिम के दिल में उतर गई थी। शानी की बात के जवाब में मुंशी रशीद ने कहा, बेटी जी, मुझे ठीक से पता तो नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि वही फैक्ट्री के मुलाजिमों वाला मामला है। शायद चौधरी साहब उसी मामले को सीधा करने गए हैं। आपका क्या ख्याल है मुंशी चाचा, वो कब तक आ जाएंगे? बेटी जी, मेरा अंदाजा है कि इन्हें कुछ दिन लगेंगे। मुझे कुछ पैसे दे गए हैं कि मैं पहली तारीख को जरूरी तनख्वाहें दे दूं। शानी का दिल कुछ और भी पूछ गया। इसका मतलब तो यही था कि अभी वो 8-10 दिन मजीद रंग वाली नहीं जा सकेगी। इसे यकीन था कि रंग वाली से ताया मासूम को अब्बा जी ही ने भेजा होगा। वो जानना चाहते थे कि शानी के आने में इतनी देर क्यों हो रही है। अब पता नहीं कि ताया मासूम यहाँ से कैसा जवाब लेकर गए हैं और इस जवाब का असर शानी के घर वालों पर क्या होता था। वो जितना सोचती थी उतनी ही अफसुर्दा होती चली जाती थी। इसे लगता था कि इसका दिल डूब रहा है। ये तीसरी रात का वाकया है।
फाखर के जाने के बाद शानी बाबू के कमरे में सोती थी। नदीम और मुन्ना बहुत खुश थे। रात गए तक शानी से लिपट कर कहानी सुनते थे। हो सकता है कि वो दिल में दुआ करते हो कि चाचा फाखर 10-12 दिन की बजाय 10-12 हफ्तों बाद वापस आए। दरहकीकत फाखर इस घर का मुत्तलिकुल इनान था। बड़ा भाई बशीर कुवैत में था। माँ बाप फोत हो चुके थे। दादा अपने मिजाज का एक अलहदा ही शख्स था। कोई शख्स फाखर से पूछताछ करने वाला नहीं था और वो हर किसी से पूछताछ कर सकता था। उसकी मौजूदगी में मुलाजमीन से लेकर अहले खाना तक सभी सहमे रहते थे। उस रात भी नदीम और मुन्ना देर तक शानी के साथ जागते रहे, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चले गए। बाबू पहले ही सो चुकी थी। बरामदे से सीढ़ियों की तरफ खुलने वाला दरवाजा रात को शानी ही मुकफ्फल करती थी। इसे वहम सा हो रहा था कि पता नहीं इसने दरवाजा मुकफ्फल किया है या नहीं। इसी वहम के सबब वो उठी और नंगे पांव जीने उतरती हुई बरामदे के दरवाजे तक पहुंची। इसकी ये थोड़ी सी एहतियात कारआमद साबित हुई। दरवाजा खुला हुआ था। शानी ने कुंडी लगाकर कफल चढ़ाया और चाबी लेकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। अचानक इसे लगा कि सीढ़ियों के नीचे मौजूद कमरे में आहट सी हुई है। वो बुरी तरह चौंक गई। नाजुक बदन होने के बावजूद इसमें फितरी दलेरी और जुरात मौजूद थी। वो जरा सा आगे बढ़ी। इसकी छठी इस पुकार कर आगाह करने लगी थी कि तारीक कमरे में कोई है। शानी का हाथ सीढ़ियों के पास लगे हुए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। इसने स्विच चान किया तो बाहर की रोशनी कमरे के अंदर तक गई। अचानक एक मंजर ने शानी को सरतापा लरजा दिया। एक शख्स शदीद जख्मी हालत में कमरे के गोशे में गठरी की तरह सिमटा हुआ था। उसका चेहरा ही नहीं, जिस्म भी लहूलुहान था। शानी ने पहले तो शोर मचाने और सीढ़ियों की तरफ भागने का इरादा किया। गालिबन इस इरादे से उसने मुंह भी खोला और पीछे की तरफ एक कदम भी उठाया था, मगर फिर अजनबी के चेहरे पर न जाने उसे क्या चीज नजर आई कि वो अपनी जगह खड़ी रह गई। वो शख्स शदीद जख्मी था और बेचारगी की मुकम्मल तस्वीर नजर आता था। शानी ने सबसे पहले तो ये देखा कि उसके हाथ या उसके आसपास कोई हथियार तो नहीं है। फिर उसने एक लरजता हुआ कदम कमरे की दहलीज की तरफ बढ़ाया। यूं लगता था कि जख्मी बस बेहोश होने के करीब है। उसका चेहरा हल्दी था और आंखें बंद होती चली जा रही थी। वो एक इल्तिजा के साथ शानी की तरफ देख रहा था। शानी चलने में सोचती रही, फिर अजनबी की तरफ बढ़ी। वो दीवार के साथ टेक लगाए हुए था और एक तरफ को खिसकता चला जा रहा था। यूं लगता था कि वो बेजान शय की तरह पुख्ता फर्श पर गिरने वाला है। ऐसे में उसके सर के साथ पुख्ता फर्श का तसादुम बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। एक इज़्तिरारी हरकत के तहत शानी बेसाख्ता आगे बढ़ी। उसे तब पता चला जब जख्मी का सर उसकी गोद में था। वाकई अगर वो बरवक्त आगे ना बढ़ती तो उसका सर बुरे तरीके से फर्श के साथ टकराता। वो 1 या 2 सेकंड तक इज़्तिरारी कैफियत में उसका खून आलूद चेहरा देखती रही, फिर जल्दी से उसका सर अपनी गोद से निकालकर फर्श पर रख दिया। वो एक 27-28 साल शख्स होगा। उसका जिस्म मजबूत और बाल लंबे थे। वो स्याह तहबंद और इसी रंग के कुर्ते में था। यह लिबास बोसीदा और खून आलूदा था। अजनबी की शेव भी बड़ी हुई थी और वो बेहोश हो गया था। ताम उसके खुश्क फटे हुए होंठ लर्ज रहे थे। इसका मतलब था कि बेहोशी गहरी नहीं है। शानी ने परेशानी के आलम में बाबू को आवाज दी, लेकिन महसूस हुआ कि आवाज बाबू तक पहुंची नहीं, बस सीढ़ियों ही में गूंज कर रह गई है। वैसे भी बाबू की नींद बड़ी पक्की थी। शानी की समझ में कुछ और तो नहीं आया कि वो करीब रखे हुए वाटर कूलर की तरफ बढ़ी और थोड़ा सा पानी गिलास में डाल लिया। अपने लरजते हाथों से ये पानी उसने थोड़ा थोड़ा अजनबी के खुश कूंटों पर टपकाया, फिर अपनी ओढ़नी के पल्लू से उसे हवा देने लगी। उसकी पलकों में जुम्बश पैदा हुई और वो होले होले कराने लगा। पहले तो शानी के जी में आई कि ताला खोलकर मुलाजमों को आवाजें दे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसने इरादा बदल दिया। इसे हरगिज मालूम नहीं था कि ये शख्स क्यों और किस खौफ के सबब यहाँ कर छुपा है। यह भी हो सकता था कि इसे बुरी तरह जख्मी करके यहाँ पनाह लेने पर मजबूर करने वाले हवेली के लोग ही हों। पता नहीं क्यों इसे अजनबी बेहद काबिल रहम नजर आ रहा था। इसने गौर से उसका सरापा देखा। उसका एक बाजू टूट कर लटक रहा था। जिस्म पर तेजदार आले के दर्जनों जख्म थे और 1-2 जख्म तो इतने गहरे थे कि हड्डी तक नजर आ रही थी। खून बह रहा था। इसे फौरी मरहम पट्टी की जरूरत थी। पिल्लियों के करीब 2-3 जख्म ऐसे थे जो तेजदार आले के नहीं थे। उन्हें देखकर अंदाजा होता था कि ये किसी जानवर के काटने से आए हैं, शायद कुत्ते के काटने से। शानी को कुछ और तो नहीं सूझा। इसने अलमारी से एक पुरानी चादर निकाल के उसे पट्टियों की सूरत में फाड़ा। बावर्ची खाने के चूल्हों में राख मौजूद थी। वो एक थाली में बहुत सी राख डाल कर ले आई। अजनबी के वो जख्म जिन पर से कपड़ा हटाने में कोई हर्ज नहीं था, इसने दंगे किए और उन पर राख डालती गई और पट्टियां बांधती गई। ऐसा करते हुए इसके ज़हन में बस एक ही ख्याल था कि ये कोई भला आदमी है और इसे मदद की शदीद जरूरत है। वो किस गांव किस कबीले का था, इस हवेली से और यहाँ रहने वालों से इसका क्या ताल्लुक था। ये बातें बाद में भी सोची जा सकती थी। जब वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक जख्म की मरहम पट्टी कर रही थी, उसकी आंखें नीमवा थी और वो शानी की तरफ देखता चला जा रहा था।